Hello class 12 students, welcome to today's online class. In today's class we are going to continue with chapter wave optics and our today's topic is going to be proof for laws of reflection by Huygens principle. In this chapter till now we have understood what is wave front and we understood Huygens principles also. We understood in Huygens principle that how these waves propagate, ये वेव्स आगे कैसे बढ़ते हैं, ये वेव्स में सेकेंडरी वेवलेट्स बनते हैं, ये सेकेंडरी वेवलेट्स नया वेवफ्रंट बनाते हैं और ये सारी चीजें हाइगेंस प्रिंसिपल में बताई गई थी. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के नियम को हमने पढ़ चुके हैं और हम देखेंगे कि हाइगन प्रिंसिपल इसको प्रूव कैसे करता है. So first of all let us recall what is laws of reflection. पहला रिफ्लेक्शन का नियम बताता था कि जो हमें सबसे पहले याद होता है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. किसी सरफेस में, तो चलो वो सरफेस बना लेते हैं. मान लो ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस में एक इंसिडेंट रे आएगी, ये इंसिडेंट रे आई, एंड वी ऑलरेडी नो, हम लोग अभी जानते हैं कि ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी. मगर अब नाउ वी आर गोइंग टू सी इट एज अ वेव फ्रंट. हम लोग अब किसके फॉर्म में इसको पढ़ने वाले, वेव फ्रंट के फॉर्म में. तो वेव फ्रंट क्या था, हम जानते थे एक ऐसा परपेंडिकुलर लोकस ऑफ पॉइंट, जो एक ऐसा लोकस ऑफ पार्टिकल्स, लोकस ऑफ पॉइंट, सॉरी नॉट लोकस ऑफ पार्टिकल, लोकस ऑफ पॉइंट जो रेज के या फिर बोला जाए तो प्रोपोगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर रहता था. तो चलो पहला लाइट रे तो ये ले लिया हमने, और एक लाइट रे ले लेते हैं जो इसके पैरेलल हो. अब पैरेलल ही क्यों लिया हमने, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट इनफाइनाइट पोजीशन से कभी कोई लाइट रे आए तो वो पैरेलल बनाएगी, इनफाइनाइट पोजीशन से कोई वेव आए तो पैरेलल होगी. और पैरेलल होती थी लाइट रे, जब पैरेलल होती थी, जैसे ये लाइट रे, ये वेव, ये दोनों वेव पैरेलल है, तो इनके लिए जो वेव फ्रंट होगा वो क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा. ये ऐसा कुछ होगा, है ना, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा, दोनों के परपेंडिकुलर, यानी कि एक प्लेन हुआ जो इसके परपेंडिकुलर है. वैसे ही कुछ यहाँ पे होने वाला है. ये दो रे ले हमने, इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेव फ्रंट बना दिए, नाम दे दिए उसको, चलो ए बी. ये वेव फ्रंट हो गया हमारा ए बी. ये वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा, ठीक. अच्छा, किस वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है ये वेव फ्रंट, तो मान लेते हैं v वेलोसिटी से ये आगे बढ़ रहा है, v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है. वेव स्पीड है ये इसकी वेव की स्पीड है. मान लेते हैं t टाइम पर t इज इक्वल टू 0 टाइम पर ये a पॉइंट पर पहुंचा था लाइट रे. तो ये वेव फ्रंट ए बी t इज इक्वल टू 0 टाइम पर यहां पे, ठीक. कुछ समय बाद या फिर बोल लो t इज इक्वल टू टी टाइम पर, कुछ समय हो गए. देखो शुरू में समय 0 था, समय स्टार्ट हुआ, कहानी स्टार्ट हुई t इज इक्वल टू 0 पर. समय के हिसाब से t समय पर कुछ समय बीत गया, तो ये लाइट रे यहां पहुंच जाएगी. ये जो b लाइट रे है अभी यहां पे पहुंची थी, ये लाइट रे यहां पहुंच जाएगी. क्या कहां पे, उसको नाम दे देंगे हम लोग, क्या नाम दिया जाए इसको हम लोग नाम दे देते हैं c. यहां पहुंच जाएगी. अच्छा, हम लोग इस पॉइंट पर एक वेव फ्रंट बनाना चाहते हैं, तो वेव फ्रंट बनाने से अच्छा है, एक काम करते हैं, वेव फ्रंट बनाने से सेकेंडरी वेवलेट्स बनाते हैं, है ना. हमें मालूम है कि ये यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट पर जब वेव होगा वो हर पार्टिकल इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पर हम लोग एक सेकेंडरी वेवलेट्स का सोर्स बना सकते हैं. तो यहां से एक सेकेंडरी वेवलेट का सोर्स निकला, वो हर जगह जाएगा, ठीक है. मगर मैं उसको प्रोपोगेट करता हूं इस डायरेक्शन में, क्योंकि लाइट रे का प्रोपोगेशन इधर ही है. तो चलो इधर में मैंने एक सेकेंडरी वेवलेट बनाया, कुछ ऐसा सेकेंडरी वेवलेट है, ठीक है. उसको एक आर्क बना दिया, सेकेंडरी वेवलेट का एक पार्ट बना दिया. अच्छा, अब देखो यहां से ये टकराया,
ठीक है, टकराकर अब इधर मीडियम तो इधर और दूसरा नहीं है इसको, है ना, तो व्हाट इट विल डू, इट विल प्रोपोगेट इन अदर डायरेक्शन। अब इधर भी एक सेकेंडरी वेवलेट बना देते हैं, इधर भी एक सेकेंडरी वेवलेट बना देते हैं, तो जितना डिस्टेंस ये है उतने ही डिस्टेंस का एक सेकेंडरी वेवलेट बनाएंगे। क्यों? देखिए, अब देखिए ये सेम मीडियम है, तो एक ही मीडियम में एक लाइट सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करती है। कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, तो कितना डिस्टेंस का आप आर्क बनाएंगे? देखो t टाइम बीत गया, हम जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी। ठीक, तो t समय के बाद v वेलोसिटी से चल रही लाइट रे vt डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ये b से लेकर ये c पॉइंट तक की दूरी vt हुई कि नहीं? समझ में आई ये बात? कैसे? डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी, तो t समय में v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही वेव vt डिस्टेंस ट्रेवल की, vt डिस्टेंस ट्रेवल की। ठीक, तो सी डी बी सी वी टी हो गया, बी सी इज इक्वल टू वी टी। नाउ सी, ये जो ए पॉइंट पर वेव पहुंची थी या लाइट रे पहुंची थी वो रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होकर वो टी समय में वी डिस्टेंस वी वेलोसिटी से ट्रेवल करके वी टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यानी कि ये भी कुछ ऐसा एक वेव फ्रंट बनाएगी यहां पर, ऐसा एक वेव फ्रंट बनाएगी यहां पर, सॉरी एक सेकेंडरी वेवलेट बनाएगी यहां पर, सेकेंडरी वेवलेट बनाई, और हम लोग जानते हैं सेकेंडरी वेवलेट के बारे में एक बात जानते हैं हम लोग, सेकेंडरी वेवलेट के बारे में भी जानते हैं हम लोग कि वो सेकेंडरी वेवलेट ये भी रेडियस इसका कितना होगा? इस आर्क का रेडियस जो हम लोगों ने आर्क खींचा था, इस आर्क का रेडियस होगा vt, ये भी vt होगा। ठीक, सो हियर वी आर गेटिंग टू वेवलेट्स, दो पॉइंट से हमने दो वेवलेट्स लिए हैं, दो पॉइंट्स B से पहला वेवलेट लिए C पर vt डिस्टेंस पे, और A पॉइंट से एक वेवलेट लिए vt डिस्टेंस पे, उसका रेडियस हुआ vt। ये दो वेवलेट्स है इन, अब हम वी ऑलरेडी नो बाय द हाइगेंस प्रिंसिपल, पिछली बार जो हमने पढ़ा था कि वी वांट टू नो द नेक्स्ट वेव फ्रंट, व्हेन वी वांट टू सी द वेयर द नेक्स्ट वेव फ्रंट इज गोइंग टू फॉर्म आफ्टर सम टाइम in the propagation direction, then what we can do, just draw the tangent between the two wavelets, तो ये wavelets के बीच में मैं एक टेंजेंट बना देता हूं, कॉमन टेंजेंट बना देता हूं, तो ये कॉमन टेंजेंट से मुझे इनका नेक्स्ट वेवलेट मिल गया मेरे को, तो नेक्स्ट वेवलेट बन गया डी डी हमारा नेक्स्ट वेवलेट बन गया, सॉरी नेक्स्ट वेव फ्रंट बन गया। पहला वेव फ्रंट हमने देखा ए बी परपेंडिकुलर टू द, देखो परपेंडिकुलर टू द लाइट रे, इंसिडेंट रे, ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, इंसिडेंट रे, तो ये क्या हो गया? इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया। अब उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हुआ और ये यहां तब तक पहुंचा सी पर, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होके गया तो अलग वेवलेट बनाया, सेकेंडरी वेवलेट, उसके परपेंडिकुलर में हमारा, उसके टेंजेंट में हमें दोनों कॉमन टेंजेंट से हमारा बना नया वेव फ्रंट जो कि हुआ सी डी, ये हुआ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, आर डब्ल्यू, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक, सो नाउ सी लेट अस थिंक अबाउट द एंगल्स नाउ, क्योंकि एंगल्स के बारे में ही बात करना है। तो यहां पर मैं परपेंडिकुलर नॉर्मल खींचता हूं, सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल खींचता हूं, नाम देता हूं उसको एन डैश, ठीक। अब एंगल की बात करते हैं, नॉर्मल से इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी उसको हम इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, तो ये हुआ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। और हम लोग जानते हैं कि ये
ये जो रे है वो वेव फ्रंट से, ये रहा हमारा ए बी वेव फ्रंट, उससे 90 डिग्री बनाती है। यानी कि ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है। क्या आप इमेजिन कर पा रहे कौन सा एंगल की बात कर रहा हूं मैं? बी ए, ये एक्स वाई ले लेता हूं, बी ए एक्स 90 डिग्री का है। क्यों 90 डिग्री का है? क्योंकि वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपोगेशन। वेव प्रोपोगेशन किधर हो रहा है? लाइट रे के डायरेक्शन में। तो बी ए एक्स 90 डिग्री का हुआ। ठीक, तो ये आई एंगल हुआ, तो ये पूरा 90 डिग्री हुआ। तो ये एंगल क्या होगा? ये कितना होगा? ये होगा 90 माइनस आई होगा। 90 माइनस आई होगा, बिल्कुल होगा 90 माइनस आई। देखो ये पूरा 90 और ये आई, तो ये 90 माइनस आई, दोनों मिलाकर 90 हो गए। ठीक है, अब सोचो ये वेव फ्रंट, इस वेव फ्रंट और इस सरफेस के बीच में कितना एंगल है? अब देखो ये नॉर्मल सरफेस से 90 डिग्री बना रहा है, मतलब ये एन ए, ये वाला एंगल एन ए और ये सरफेस एन ए और ये सरफेस 90 डिग्री का हुआ, और ये 90 माइनस आई हुआ, ये खुद 90 माइनस आई, यानी बचा हुआ जो एंगल है, ये बचा हुआ जो एंगल है वो आई होगा। अरे ये एंगल 90 माइनस आई और ये पूरा 90, तो ये 90 माइनस आई और ये पूरा 90, तो ये कितना हुआ? आई होगा। इमेजिन हुआ, ये आई हो गया, ये आई एंगल हुआ। मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं? हम सरफेस से वेव फ्रंट का एंगल निकालना चाहते हैं। ठीक है, सरफेस से वेव फ्रंट का, क्योंकि हमको तो पहले पता था रेस का एंगल नॉर्मल से, है ना, तो हम लोग आई पता कर लिए सरफेस का वेव फ्रंट से। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे इसकी बात करते हैं। हम लोग जानते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट रिफ्लेक्टेड रे विल बी आर, रिफ्लेक्टेड रे विल बी आर। अच्छा चलो आर के बारे में यहां पे ना करके हम लोग यहां पे बात करते हैं। ये लाइट रे आई 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 और कुछ इस ऐसे चली गई भाई। यहां पे नॉर्मल बना लेते हैं फिर से, एम डैश। ठीक, तो जितने एंगल से वो रिफ्लेक्ट हुई, जितने, देखो यहां भी हम लोग एंगल आर बना सकते थे, उसी चीज को यहां बना देते हैं। जितने एंगल से वो रिफ्लेक्ट हुई उसको आर बोलता हूं मैं। आर एंगल से रिफ्लेक्ट हुई, नॉर्मल से आर एंगल बना रही है। ठीक, आर रिफ्लेक्टेड एंगल है हमारा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, अब देखो ये पूरा हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हमको वेव फ्रंट का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखो ये जो लाइट रे है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे इस वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट है हमारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू द परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट रे। ऐसा जा रहा है लाइट रे, ऐसा जा रहा है लाइट रे। ठीक है, ये वीटी हुआ, तो उसके परपेंडिकुलर है, यानी कि ये और ये वेव फ्रंट दोनों 90 डिग्री के हुए। ऐसा कुछ हो रहा है, ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का हो रहा है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री। ये आर हो गया, ये खुद आर हो गया, और ये पूरा 90 डिग्री। ये नॉर्मल के साथ में आर एंगल बना रहा है और ये पूरा 90 डिग्री, मतलब कि ये छोटा सा एंगल जो है ये 90 माइनस आर होगा। ये वाला जो एंगल है ये 90 माइनस आर होगा। हाँ जी होगा, 90 माइनस आर होगा। देखो ये पूरा आर एंगल है, ये नॉर्मल से ये लाइट रे रिफ्लेक्टेड जो हुई है वो आर एंगल बना रही है, और ये पूरा 90 डिग्री है, यानी कि ये छोटा सा एंगल जो है 90 माइनस आर होगा। ठीक है, अब ये नॉर्मल इस सरफेस से परपेंडिकुलर है, और ये छोटा सा जो एंगल है 90 माइनस आर है, और ये पूरा 90 है, यानी कि ये क्या कितना हुआ? ये हुआ आर। और यही हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, यही हम देखना चाहते हैं कि वेव फ्रंट सरफेस से कितना एंगल बना रहे हैं। तो पहला इंसिडेंस वेव फ्रंट सरफेस से आई एंगल बना रहा है, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट सरफेस से आर एंगल बना रहा है।
हम लोग वेव फ्रंट का एंगल पता करना चाह रहे थे। तो अब हमको मिल गया है वेव फ्रंट का एंगल सरफेस से, ये सरफेस हुआ, ठीक है। अब ये जानने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और ट्राइंगल्स को देखते हैं। यहाँ पे दो ट्राइंगल हमको दिख रहे हैं, ए बी सी, यहाँ पे सी है हमारा, सी, यहाँ पे सी है, ठीक, और ए डी सी, देखो दो ट्राइंगल है ए बी सी और ए डी सी, ये दोनों ट्राइंगल में कुछ चीजें सिमिलर होगी, देख लेते हैं। ये ए सी तो सेम रहेगा, ये साइड सेम है, ठीक, और फिर देखेंगे कि ये एंगल 90 डिग्री का होगा ये एंगल 90 डिग्री का, वेव फ्रंट है, वेव प्रोपोगेशन से एंगल 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब ये भी एक वेव फ्रंट है और ये भी वेव प्रोपोगेशन है, आगे जा रही है लाइट रे, यहाँ ऐसे जा रही है, तो ये भी तो 90 डिग्री का होगा, यानी कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, सेम एंगल, ये सेम साइड, ठीक। अब गौर करने वाली बात एक और है कि ये जो साइड है बी सी वी टी है, बी सी जो है उसका डिस्टेंस, साइड का डिस्टेंस वीटी है, और ए डी ये भी वीटी के बराबर है। अरे टी टाइम के बाद वी वेलोसिटी से लाइट रे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, वीटी, दोनों वीटी वीटी है, मतलब यहाँ पे एक कॉन्ग्रेंसी मिलने वाली है हमको। कॉन्ग्रेंसी के बेसिस में हम लोग कुछ चीज प्रूफ करने वाले हैं, देखते हैं क्या चीज प्रूफ होने वाली है। लेट अस सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डायग्राम वाज सेम, डायग्राम में हमने देखा इंसिडेंट रे आ रही थी, लाइट रे वेव फ्रंट को बनाए, एंगल देखे तो ये वेव फ्रंट आई एंगल बना रहा है सरफेस से, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बना रहा है आर एंगल सरफेस से। और अब देखते हैं वेव स्पीड v हुई, इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी हुआ, न्यू वेव फ्रंट आफ्टर टाइम t जिसको रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बोलेंगे वो सी डी हुआ। कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी एंड सी डी ए। तो पहला ट्राइंगल है ए बी सी, देखो यहां पे देख लो ए बी सी ये ट्राइंगल, और सी डी ए ये ट्राइंगल, सी डी ए, ये दोनों ट्राइंगल को जब हम लोग देख रहे हैं तो बी सी वी टी हुआ, ए डी वी टी हुआ, ए सी कॉमन, दो साइड्स एक जैसे हो गए, और 90 डिग्री यहां भी है, 90 डिग्री यहां भी। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे कॉन्ग्रेंसी बोल सकते हैं, हियर ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सीडीए, और जब कॉन्ग्रेंट होते हैं तो जो इक्वल साइड है उसके अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं। तो देखो इक्वल साइड में वीटी जो है, यानी बीसी इज इक्वल टू एडी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, वीटी वीटी है दोनों, तो उसके अपोजिट वाला एंगल यहाँ पे आई है और इसके अपोजिट वाला एंगल यहाँ पे आर है, मतलब कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और यही हमारा पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, जिसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाइगन्स प्रिंसिपल से हमने इसको प्रूव कर लिया। दूसरा लॉ बोलता था, या जिसको सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते थे, कि इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द सरफेस एंड अप, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, एक प्लेन पे सारे चीज लाई करेंगे, इसका मतलब इंसिडेंस ले आएगी, नॉर्मल जो है और जो रिफ्लेक्ट होगा रिफ्लेक्ट होगा वो सारे एक ही प्लेन पे होंगे। ऐसा नहीं होगा इंसिडेंस रे आई नॉर्मल से वो ऐसे टर्न हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। सो उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, बहुत आसान है। आप क्या करिए, हम ये जानते हैं, हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये बोर्ड में, इस बोर्ड में ये जो वेव फ्रंट है वो परपेंडिकुलर है। देखो ये बोर्ड ऐसा है ना, और ये वेव फ्रंट है वो कैसा है, बाहर से अंदर की ओर, ऐसा है, परपेंडिकुलर है इसके। ये जो सरफेस है वो ऐसे परपेंडिकुलर है, इस बोर्ड के सरफेस के परपेंडिकुलर है, और ये वेव फ्रंट जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है CD, ये भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन बोर्ड है। ये तीनों एक दूसरे के एक ही बोर्ड के परपेंडिकुलर है, ये तीनों एक प्लेन बोर्ड के परपेंडिकुलर है। और हम जानते हैं कि इंसिडेंस वेव फ्रंट जो है वो इंसिडेंस रे के परपेंडिकुलर है। मतलब क्या हो रहा है, ये तीनों चीज एक चीज के परपेंडिकुलर है, और इसके परपेंडिकुलर भी एक और चीज है, वो है इंसिडेंस रे, ठीक। और हम जानते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे है वो वेव फ्रंट के भी परपेंडिकुलर होगी, जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, यानी कि ये दोनों चीजें, और साथ में जो सरफेस है उसका नॉर्मल भी सरफेस के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये तीनों चीजें एक परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर हुई, मतलब कि ये सारी की सारी चीजें एक
ही प्लेन पे लाई करती हैं। क्या फील आया? नहीं फील आया? चलो एक बार इसी चीज को पढ़ के देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन पूछता है। इंसिडेंस वेव फ्रंट ए बी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ए सी एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट सी डी ऑल आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड और नोटबुक। आप जिस बोर्ड नोटबुक में बनाए हैं इस डायग्राम को, उसके परपेंडिकुलर हुए हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इंसिडेंट रे आर परपेंडिकुलर टू ए बी, जो कि हमारा वेव फ्रंट था, इंसिडेंस वेव फ्रंट। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू ए सी, जो हमारा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और रिफ्लेक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू सी डी, जो कि हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट था। इसका मतलब ऑल आर कॉमनली परपेंडिकुलर टू द, all are commonly perpendicular. First of all the incidence wave front, reflected wave front and the surface are commonly perpendicular to the same plane, and then उसके जो perpendicular है वो सारी चीजें एक ही plane पे लाई करेंगी। इसीलिए incidence ray, normal and reflected ray lies in the same plane या plane of board, एक ही plane में सारी लाई करेंगे। ये हुआ हमारा proof of laws of reflection by Huygens principle। तो हम लोगों ने वेव फ्रंट का यूज किया, इसीलिए यहाँ पे वेव फ्रंट के फॉर्म में हमने इसको प्रूव किया। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था। और आगे बढ़ते हैं, प्रूफ फॉर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगन्स प्रिंसिपल। वी ऑलरेडी नो व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है, कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा। तो उसको भी हम देख लेंगे कांस्टेंट कितना होगा वो। और फिर वही बात होती है, दूसरा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलता है कि इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द surface, normal to the point of incidence, normal at the point of incidence is lying on the same plane। तो वो वाली बात को भी हम लोग प्रूफ करेंगे। सबसे पहले देखते हैं साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। जस्ट इमेजिन कि ये एक मीडियम है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर लाइट रे जा रही है, इंसिडेंट लाइट रे, ये आई लाइट रे, और t इज इक्वल टू 0 टाइम पे ये लाइट रे a पॉइंट पर पहुंची थी, और एक लाइट रे को ले आते हैं, वो b पॉइंट पर पहुंची थी उस समय। तो उन दोनों के मिलाकर हम एक वेव फ्रंट बनाते हैं ए बी, जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये रेड लाइन उसको शो कर रही है। अब सोचो कि मीडियम 1 में, जो रेयरर मीडियम है, उसमें जब लाइट रे ट्रेवल करेगी तो v1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, और एक डेंसर मीडियम में, जो कि हमारा सेकंड मीडियम है, उसमें जब ये लाइट रे ट्रेवल करेगी तो थोड़े कम वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी, यानी कि v1 इज ग्रेटर देन v2। ठीक, तो जब ये लाइट रे रेयरर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो ज्यादा वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी, यानी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कम समय में, सेम समय में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, है ना, और सेम समय में दूसरे मीडियम में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। यानी कि मान लो मैं इस लाइट रे को t समय तक, यानी t कुछ समय बीत गया, t समय बीता, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी। तो सेम बात है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन, सॉरी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो t समय में वो पहले वाले मीडियम में v1t डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, तो v1t डिस्टेंस ये यहां तक आया। मैंने एक सेकेंडरी वेवलेट बना दिया यहाँ पे, ठीक, आर्क बना के। कितने का आर्क खींचा? v1t वैल्यू का, कुछ भी हो सकता है, उसकी वैल्यू देखेंगे, v1t। ठीक, मगर t समय के बीतने के बाद ये जो पॉइंट पर एक लाइट रे आई थी a पॉइंट पर, क्या वो भी v1t डिस्टेंस ट्रेवल की होगी? नहीं, क्योंकि ये दूसरे मीडियम में चली गई होगी, ये दूसरे मीडियम में चली गई होगी। तो दूसरे मीडियम में जाने के कारण ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, क्योंकि ये डेंसर मीडियम में गया है, डेंसर मीडियम में गया है। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी? v2 वेलोसिटी से चलेगी दूसरे मीडियम में, तो v2 इंटू टी, मगर ये v2 इंटू टी v1 इंटू टी से थोड़ा कम होगा, इसलिए मैं छोटा आर्क लेता हूं यहाँ पे, v2 इंटू टी डिस्टेंस का ये आर्क खींचा, सीधा जा रहा था सी पॉइंट पर बना। अब ये दोनों सेकेंडरी वेवलेट्स के परपेंडिकुलर, या सॉरी टेंजेंशियल एक लाइन लेता हूं, एक टेंजेंशियल प्लेन लेता हूं, वो मेरा नेक्स्ट वेव फ्रंट होगा, जो कि मैं बोलूंगा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, तो ये सी डी मेरा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गया।
अब उसके बाद हम लोग दूसरी बात करते हैं। पहला तो ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट हुआ, दूसरा सी डी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हुआ। वेव फ्रंट बना लिए। अब हम लोग बात करते हैं एंगल की। तो पहले नॉर्मल बना लेते हैं ए पॉइंट पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहां पे देखते हैं जितना एंगल बना रहा था, आई एंगल बना रहा था, आई एंगल मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई एंगल। तो ये आई एंगल हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस। और हम लोग जानते हैं कि वेव फ्रंट इस इंसिडेंस एंगल के, देखो इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर होता है। तो ये आई एंगल हुआ और ये पूरा, कौन सा पूरा बोल रहा हूं मैं, ये पूरा 90 डिग्री का हुआ। तो सोचो ये एंगल कितने का होगा, ये एंगल कितने का होगा। ये पूरा 90 डिग्री का है, ये आई एंगल है, तो ये बचा हुआ एंगल होगा 90 माइनस आई का। इमेजिन कर पा रहे हैं आप? इमेजिन कर पा रहे हैं? ये एंगल 90 माइनस आई का होगा, ये एंगल 90 माइनस आई का होगा। अब सोचो ये एंगल 90 माइनस आई का हुआ, तो ये जो नॉर्मल है वो सरफेस से 90 डिग्री बना रहा है ना। तो ये अगर 90 माइनस आई हुआ तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, आई होगा, क्योंकि ये पूरा मिलाकर 90 डिग्री का हुआ। तो ये 90 माइनस आई, तो ये होगा आई। ठीक, तो हम लोगों को एक्चुअली क्या पता करना है, वी वांट टू नो द एंगल ऑफ वेव फ्रंट फ्रॉम द सरफेस, सेम वे रिफ्लेक्टिंग जैसा जैसा हुआ था। तो ये आई पता चल गया। अब आर की बात करते हैं। तो जितने एंगल से ये रिफ्रैक्ट हुआ, जितने एंगल से दूसरे मीडियम में ट्रेवल किया, नॉर्मल से जितना एंगल बनाते हैं वो आर हुआ। ठीक, आर हुआ। और हम लोग जानते हैं कि ये जो पूरा मिलाकर जो एंगल है, कौन सा एंगल बोल रहा हूं मैं, ये वाला पूरा एंगल है ना, यानी नॉर्मल से सरफेस का एंगल 90 डिग्री। ये अगर आर हुआ तो बचा हुआ कितना हुआ, ये एंगल 90 माइनस आर हो गया, 90 माइनस आर हो गया। अच्छा, अब ट्राइंगल को देखते हैं, ये वाले ट्राइंगल को देखते हैं। देखो ACD में एक 90 माइनस आर एंगल हुआ, और ये वाला एंगल, इस एंगल की बात करो, ये एंगल जो कि एंगल सी में जो दिख रहा है, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। क्यों 90 डिग्री होगा? देखो लाइट रे ऐसे जा रही है, आगे जा रही है, लाइट रे आगे जा रही है, और लाइट रे आगे जाते हुए में प्रोपोगेट हो रही है, और उसके परपेंडिकुलर हमारा वेव फ्रंट होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर होगा मतलब 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का हुआ, ये 90 माइनस आर हुआ, तीनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। तो बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा, आर। यही हमें पता करना था। मतलब हमें क्या पता चला कि ये एंगल आई हुआ और ये एंगल आर हुआ। हम सरफेस से वेव फ्रंट का एंगल पता कर रहे हैं, सरफेस से वेव फ्रंट का एंगल। तो पहला इंसिडेंट वेव फ्रंट है और दूसरा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। दोनों का एंगल पता कर लिए, आई और आर। तो यहां दो ट्राइंगल भी मिल रहे हैं। कौन से दो ट्राइंगल मिल रहे हैं? एक ट्राइंगल है हमारा ABD, ठीक है, ये हमारा पहला ट्राइंगल है। और दूसरा ट्राइंगल है ACD से वापस A, यानी ACD, ये दूसरा ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल के बारे में बात कर लिए। इन दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंसी नहीं देखने वाले, हम देखेंगे इसमें क्या हो सकता है। तो चलो क्या क्या दिखता है हमें यहाँ। देखो ABD और ACD, इसमें से देखना, गौर करना, ये BD जो है वो V1T के बराबर है, और AC जो है वो V2T के बराबर है। ठीक, एंगल B 90 डिग्री है, एंगल C भी 90 डिग्री है। मैंने लिखा नहीं यहाँ, वो एंगल C भी 90 डिग्री है। ठीक, यानी कि 90 डिग्री 90 डिग्री, और यहाँ पे एंगल I है और यहाँ पे एंगल R है। तो 90 डिग्री यहाँ पे हमको मिल रहा है। हम लोग सबसे पहले देखते हैं साइन I की वैल्यू। साइन I की वैल्यू क्या होगी? साइन I की वैल्यू होगी, साइन की वैल्यू क्या होती? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर, उसके अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। ये हुआ V1T परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस क्या हुआ? AD। इमेजिन कर पा रहे हैं? ये ऐसा कुछ में देखो, इसको ऐसे टेढ़ा करके, है ना, एंगल जहां पे है ना, उसके अपोजिट साइड में जहां से 90 डिग्री बन रहा है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर V1T अपॉन AD साइन I की वैल्यू हुई, और यहाँ पे साइन R की वैल्यू V2T अपॉन AD, V2T अपॉन AD हुआ।
यानी साइन आर और साइन आई की वैल्यू क्या हुई, इन ट्राइंगल एबीडी साइन आई इज इक्वल टू v1t अपॉन एडी, और इन ट्राइंगल एसीडी साइन आर इज इक्वल टू v2t अपॉन एडी। इन दोनों को डिवाइड करते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर क्या मिलेगा, v1t अपॉन एडी, v2t अपॉन एडी, टी टी कैंसल, एडी एडी कैंसल, क्या मिला, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, जो कि दोनों मीडियम के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अरे एक मीडियम में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से चलेगा, दूसरे मीडियम में दूसरे पर्टिकुलर वेलोसिटी से, और उतना ही चेंज आएगा। इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं, और यही हमको मिलता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर म्यू, याद आ रहा है, स्नेल्स लॉ बोलते थे, यही हमारा पहला लॉ हुआ। और दूसरा लॉ जो रिफ्रैक्शन का होता था वो क्या बोलता था, इंसिडेंस वेव फ्रंट या इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। अब यहीं पे हम लोग देख लेते हैं, इंसिडेंट वेव फ्रंट जो था, इंसिडेंट वेव फ्रंट सरफेस का रिफ्रैक्टिंग सरफेस और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ये सारे आपके बोर्ड के लिए परपेंडिकुलर थे। अब इनके परपेंडिकुलर है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, इसीलिए ये सारे के सारे एक प्लेन पे लाई करेंगे, इसीलिए बोलते हैं हेंस इंसिडेंट रेज, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रेज लाइज ऑन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन। So this is it, the proof of reflection, law of reflection and law of refraction by Huygens principle। वेव फ्रंट की बात हुई है पूरी यहाँ पे। I hope you have understood। Try to go through it, complete the notes, then you will be able to understand it in more better way। So this is it for today, keep studying, have a nice day।